देखो, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं हम लोग तो हमारा ये होता है कि ज़्यादा रेट दे देंगे कॉन्ट्रैक्टर को तो वो सही से घर बना देगा। लेकिन अगर आप 2000 3000 पर स्क्वायर फीट भी दोगे, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कॉन्ट्रैक्टर कर देते हैं। तो आज की वीडियो देख लो, घर सही से कैसे बनाना है। इस वीडियो के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। 5 से 6 चीजें आपको करनी है। ये ठेकेदार को पहले ही बता देना है, जब घर के काम स्टार्ट करना है उसको बता दो कि ये सही से होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। जब हम ब्रिक वर्क और कॉलम करते हैं, मतलब हमने ब्रिक वर्क जुड़ाई कर गई, फिर हमने कॉलम करते गए साथ में, ठीक है, तो उसमें होता क्या, आपकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी बनती है। मतलब आपका ब्रिक वर्क और कॉलम में क्रैक कभी नहीं आएगा, ये चीज है। और कॉन्ट्रैक्टर भी मोस्टली यही करते हैं क्योंकि उनकी शटरिंग बचती है दो तरीके से। और थोड़ा मेरे को लगता है उनको दिमाग में है कि ये जल्दी काम होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, स्लो काम है। तो अगर आप ब्रिक वर्क और कॉलम करते हो, बॉन्डिंग रहेगी, क्रैक तो नहीं आएंगे। लेकिन 8 उसके नुकसान है। कितने? 8। एक फायदा है, 8 नुकसान है। और ये जो कन्फाइंड मैसनरी बोला जाता है, ये तरीका होता है। अगर आपको ब्रिक वर्क और कॉलम करना है, कन्फाइंड मैसनरी करनी है, तो काफी चीजें प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ता है, फिर होती है। तो अब इसको मैं समझता हूं, जो 8 नुकसान है क्या। जब आप ब्रिक वर्क करते हो और साथ में कॉलम करते हो, सबसे पहली चीज, जो कॉलम का काम क्या है, वो प्रॉपर अलाइंड हो, सीधा हो एकदम। उसमें देखो, आधे इंच का भी या 5 mm का भी अलाइनमेंट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर कोई अच्छा क्लाइंट होगा, जो बड़ी बड़ी MNC कंपनीज हैं, उनमें अगर 5 से 10 mm का अलाइनमेंट इधर उधर हो, उस कॉलम को तोड़ना पड़ता है, ये रूल है। लेकिन यहां पे जब हम करते हैं ब्रिक वर्क और मैसनरी कॉलम, तो होता क्या है, हमारा कॉलम कब कहीं जगह से अगर 300 का कॉलम नीचे से पकड़ के चल रहे हैं, उसको कई जगह से वो हो जाएगा 300, कई जगह पे 350, कई जगह पे 250। मतलब उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट कभी नहीं होती है। गारंटी है अगर ये तरीका अपनाते हो। और अगर उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट है ही नहीं, तो वो लोड किस तरीके से अपना ट्रांसफर कर पाएगा, और फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो अलाइनमेंट नहीं होती है, ये पहला उसका नुकसान है। दूसरा नुकसान क्या है, जब हम ये तरीका अपनाते हैं तो होता क्या है, हमारी जो ब्रिक है उसका वाटर अब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, 15 से 20% वो पानी सोखती है। और यहां तो पानी उसको पिलाना, कैसे पिलाते हैं ब्रिक वर्क को, कोई उसकी तराई नहीं होती है, पहले उसको एक बाल्टियां जग फेंका और ब्रिक लगा दी, और उसकी तराई की नहीं की, किसी ने नहीं देखा। 10 दिन तराई भी करोगे ना, और तब भी वो पानी सोखेगी। और जब हम कॉलम कास्ट करते हैं, दोनों तरफ शटरिंग लगा दी, बीच में हमने कंक्रीट डाल दिया, जो मैसनरी होती है, जहां बीच में जो मोटार है, वो पूरा पानी कंक्रीट का सोख लेती है। और जब कंक्रीट को पानी नहीं मिलेगा, जैसे मैंने कल बताया, तो वो 50% उसकी स्ट्रेंथ कितनी डिक्रीज होती है, 50% अगर उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। अगर M20 का ग्रेड यूज कर रहे हो, कंक्रीट यूज कर रहे हो, तो वो 10 नहीं बचा, और 10 का कॉलम कहां टिकेगा? तो आपको ये नुकसान भी सहना पड़ेगा कि आपका पानी जो ब्रिक होगी वो सोख लेगी जब कंक्रीट कर रहे होंगे, और जब बाद में तराई भी करोगे तब भी ये दिक्कत रहेगी। 2 गलतियां रहती हैं। तीसरा नुकसान जो बहुत बड़ा होता है, वो होता है हनीकॉम्ब। और हनीकॉम्ब अगर स्ट्रक्चर में आता है तो वो स्ट्रक्चर फेलियर के बहुत पास होता है, क्योंकि अगर किसी चीज में हम होल कर देंगे, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और ये ब्रिक वर्क और कॉलम को साथ में कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसमें हनीकॉम्ब नहीं आए, गंजा नहीं आए। और हनीकॉम्ब आता है, टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, उसको फिलअप कर दिया जाता है प्लास्टर से, तो वो कंक्रीट किसी नाम का नहीं है। मेरे ख्याल में अगर आपको कन्फाइंड मैसनरी करनी है, प्रॉपर तरीके से करो। नहीं तो अगर ब्रिक वर्क और कॉलम करना है तो कॉलम देने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर कॉलम आप नहीं दे रहे हो। ये तीसरा नुकसान है। चौथा नुकसान इसी में आ जाता है, जब हम कंक्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने उसको 2 साइड से शटरिंग की होती है, प्रॉपर सपोर्ट्स उसको नहीं लग रही होती हैं। किया क्या होता है, कील मारे होते हैं या वाइंडिंग वायर अंदर घुसाई होती है, तो उसमें जब वाइब्रेटर लगाने की बारी आती है, वाइब्रेटर हम मारते हैं, तो उसमें वाइब्रेटर लगता ही नहीं। अगर वाइब्रेटर मारोगे होगा क्या, शटरिंग खुल जाएगी, ठेकेदार वैसे डर जाएगा, क्या किया ये, कोई वाइब्रेटर मारते नहीं है। और वाइब्रेटर नहीं मारेंगे, क्या होगा, हनीकॉम्ब आएगा, कॉम्पैक्शन नहीं होगी, बीच में वॉइड्स रह जाएंगे, तो वो फेलियर होगा ही होगा, बाद में क्रैक्स उसमें आएंगे ही आएंगे। और जब हम वाइब्रेटर मारने की कोशिश करते भी हैं, अगर बाई चांस बहुत अच्छी शटरिंग की भी है, क्योंकि टूथिंग होती है दोनों तरफ से, ब्रिक वर्क के को निकले होते हैं, खांचे छोड़े होते हैं, तो उसमें से क्या होता है, हमारी स्लरी बाहर निकलने लग पड़ती है, वाइब्रेटर मारते हैं। अगर वाइब्रेटर नहीं भी मारते हैं, वो शटरिंग प्रॉपर से नहीं हुई होती है, क्योंकि उसमें स्पेस ही नहीं होती उस तरीके से, प्लाई भी मार लो, कुछ भी कर लो, तो होता क्या है, उस जॉइंट में से क्या निकलने पड़ने लगता है, सीमेंट और पानी दोनों साथ में निकल जाते हैं। और पीछे बचती क्या है, कपची।
एग्रीगेट, तो वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये गलतियां हो जाती हैं अगर आप क्या करते हो ब्रिक वर्क और कॉलम साथ में। फायदा एक ही है कि उसमें क्रैक नहीं आएगा, वो फायदा आपको उसमें भी मिल जाएगा जब आप कॉलम करते हो और फिर ब्रिक वर्क करते हो। मैं उसको बताने वाला हूं आगे कैसे करते हैं कैसे नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको ब्रिक वर्क और बाद में कॉलम करने हैं, तो मेरे ख्याल में एज ए टेक्निकल पर्सन, एज ए इंजीनियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ चीज हमारी बैलेंस नहीं हो रही है। जहां एक फायदा है 8 नुकसान है, तो वो चीज सही नहीं है। अगर कन्फाइंड मेसनरी, इसको कन्फाइंड मेसनरी बोलते हैं कि ब्रिक वर्क और कॉलम बाद में करें, स्टील का स्ट्रक्चर बाद में डालें, लेकिन इसमें प्रिकॉशंस कैसे लेने होते हैं। अगर आपको एक चीज करनी है, जैसे मैंने बताया ब्रिक वर्क जो रहती है उसको अच्छे से पानी पिला लो, खूब सारा पानी पिलाओ कि उसका वाटर अब्जॉर्प्शन जो रहा है वो मतलब अप्रॉक्स जीरो हो जाए। जीरो होती नहीं है लेकिन वो बिल्कुल जीरो हो जाए। दूसरी चीज जो आपको शटरिंग करनी है, जब प्रॉपर शटरिंग करनी है और बीच में डालना है फोम, दोनों तरफ आपको साइड पे फोम डालना है कि आपकी प्लाई में से स्लरी बाहर नहीं निकले। तीसरी चीज आपको प्रॉपर उसमें वाइब्रेटर डालना ही डालना है। चौथी चीज, जब आप ब्रिक वर्क कर रहे हो तो आपको पूरी अलाइनमेंट रखनी है कि आपका कॉलम जो नीचे से लेके ऊपर तक सेम होना चाहिए। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर पाता क्योंकि इसमें टाइम जाता है। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। अभी आते हैं कॉलम, अगर हम पहले करते हैं तो फिर ब्रिक वर्क करते हैं क्या होता है। देखो, सबसे पहला नुकसान जो देखा जाता है वो होता है कि जब हम कॉलम कर देते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं, तो दोनों में जो बॉन्ड होती है, तो जॉइंट बनता है आरसीसी और ब्रिक वर्क में, मतलब दोनों का, वहां क्रैक्स आते हैं। क्यों आते हैं? उनको सही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नुकसान एक है, फायदे 8 है। ठीक है, समझ रहे हो? फायदे 8 क्या है? जब आप ब्रिक पहले कॉलम करते हो तो प्रॉपर अलाइंड रहता है, पूरा सीधा कॉलम रहेगा। जो लोड होगा वो प्रॉपर, स्ट्रक्चर मेंबर का काम क्या है, फ्रेम स्ट्रक्चर का काम क्या है, जो लोड आएगा वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ट्रांसफर कर देगा नीचे। ठीक है, तो जब आप पहले कॉलम करते हो, ब्रिक वर्क करते हो, जो उसमें जॉइंट होता है उसमें 2 चीजें यूज कर सकते हैं, एक चिकन मैश और फाइबर मैश। अगर चिकन मैश और फाइबर यूज किया तो क्रैक के चांसेस 50% डिक्रीज हो गए। 50% डिक्रीज हो गए, 50 और करने हैं। 50 कैसे होंगे? जब आपने कॉलम खोला, ठीक है, उसके दूसरे दिन उस पे हॉकिंग करना स्टार्ट कर दो, टाचा मारना स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा टाचा मार दो जहां जॉइंट आने वाला है। वहां जब आपने रफ कर दिया उस एरिया को, टाचा मार दिया, फिर उस पे जब ब्रिक वर्क करोगे तो वहां पे नीरू लगाओ, मतलब जो हमारा स्लरी रहती है, एक अच्छी 1:1 की स्लरी बना के उस पे लगाओ और प्रॉपर उसमें ब्रिक वर्क चिपकेगी, अच्छे से लगेगी। और उसके बाद हमें चिकन मैश लगानी ही लगानी है, तो हमारा 100% क्या हो गया, वहां क्रैक नहीं आएगा। और फिर भी अगर आप उससे डर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, डॉवेल्स छोड़ सकते हो। जैसे हमारा 3 मीटर हाइट का हमारा कॉलम है, तो 1500 mm पे एक डॉबल छोड़ दो, 8 mm का सरिया बाहर निकाल दो उस तरीके उधर से, तो वो ब्रिक वर्क में जब जाएगा, जब जॉइंट बनेगा, तो कुछ चांसेस ही नहीं है कि वहां क्रैक आए। हमने, आप देख रहे हो स्टील है, स्लैब का स्टील बांधा जा रहा है, और आप देख रहे हो कि बीम जो स्लैब के स्टील के ऊपर है, ये क्या होता है? ये हमारे होते हैं हैच बीम, इनको बोल दो हैच बीम, जहां आप कंसील्ड बीम बोल लीजिए। तो इनका काम क्या है? ये स्लैब बीम होते हैं, मतलब स्लैब के अंदर ही दिखेंगे। जैसे हमारी कंक्रीटिंग हो जाएगी तो ये बीम ना नीचे से दिखेंगे ना ऊपर से दिखेंगे, मतलब ये स्लैब के बीच में रहेंगे। ये वहां प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पे देखो आपको स्लैब के नीचे बीम नहीं दिखाना है, जहाँ जहाँ ज़्यादा लोड नहीं आने वाला है, तो उस एरिया में हम इनको बीम को प्रोवाइड करते हैं। और इस काफ़ी ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं एज कम्पेयर टू टी बीम। तो ये होते हैं आप स्लैब बीम या कंसील्ड बीम इन्हें बोल लीजिए। फिर अगला टॉपिक है, आप देख रहे हो यहाँ मिस्टेक की जा रही है। यहाँ कवर ब्लॉक जो होता है, हमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना पड़ता है स्लैब में। आपको 20 से 25 mm का कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है कि आपका जो मैश या स्टील है उसके नीचे में भी कंक्रीट आ जाए और ऊपर में भी, और वो डिटोराइड नहीं हो सरिया। लेकिन यहाँ गलती क्या की जा रही है, कवर बीम की जगह पत्थर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वो खराब चीज़ है। आपको ये चीज़ कभी नहीं करनी है। आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है, पीवीसी का हो गया या कंक्रीट का हो गया, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगली टॉपिक है वो होती है हाकिंग। हाकिंग क्या होती है? हाकिंग की जाती है, ये हॉकिंग नहीं है, मतलब एक खड्डे डाले जाते हैं। हाकिंग प्रोसेस सेम होता है, जो हमारा कंक्रीट का सरफेस होता है उस पे हम निशान डालते हैं, खड्डे डालते हैं, इस तरीके से टाचा करते हैं कि हमारा जो प्लास्टर उस पे आने वाला है तो एक अच्छा बॉन्ड बना देगा। क्योंकि कंक्रीट का सरफेस क्या होता है, एकदम स्मूथ होता है, तो उस पे जब हम प्लास्टर करेंगे तो वो थोड़ी टाइम बाद निकल जाएगा जहाँ उसमें क्रैक आ जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाकिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब उस पर एक स्क्वायर मीटर में अप्रॉक्स 30 से 40 निशान उसको कर देते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, ये क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ, शटरिंग की जा रही है, प्लैंक से की जा रही है, फट्टे भी हम जिसे बोलते हैं,
उनसे की जा रही है। तो इसका क्या, इसमें सीखने वाली क्या चीज़ है, इसमें ये है कि जब ये शटरिंग की जाती है तो इसमें जो हमारी स्लरी होती है उसकी लीकेज की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को आती है। मतलब हमारा सीमेंट जो होता है पानी के साथ मिलके नीचे चला जाता है और ऊपर रह जाती है सिर्फ एग्रीगेट और सैंड, तो इस की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो आपको हमेशा जो शटरिंग करनी है वो आपकी MS प्लेट से होनी चाहिए या प्लाई से होनी चाहिए। थोड़ी कॉस्टली पड़ती है लेकिन आपका जो स्ट्रेंथ होगा स्लैब का वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऐसी शटरिंग से। इस शटरिंग में और एक दिक्कत और आती है कि जब ये शटरिंग की जाती है, जब शटरिंग खोली जाती है तो काफ़ी सरफेस ऐसे इरेगुलर शेप का होता है, तो उसको सही करने के लिए काफ़ी लेबर चली जाती है, लेबर कॉस्ट उसमें काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। तो आपको ये कभी नहीं करना है। अगली चीज़ आप देखो, इसको आप गलती बोल सकते हो, मिस्टेक बोल सकते हो, कॉलम की डी शटरिंग हुई है, ये टाइम से पहले खोला गया तो आप देख रहे हो कितना क्रैक्स इसमें आ गए हैं। 2-3 चीज़ें हो सकती हैं इस क्रैक के कारण। ये मतलब एक तो जहाँ तो शटरिंग जल्दी खोली गई है, दूसरा एक प्रॉपर वाटर रेशो, मतलब कंक्रीट का मिक्स जो था वो प्रॉपर रेशो से नहीं बनाया गया होगा, तो जैसे उसको खोला उसमें बॉन्ड नहीं होगा, सीमेंट की कमी भी हो सकती है। तो काफ़ी रीज़न होते हैं ऐसे कॉलम के, और ये कॉलम का कोई मतलब नहीं है। अगर ये कॉलम आप प्रोवाइड करते हो, जब इस पर लोड आएगा सबसे पहले घर में यही हिस्सा, यही कॉलम फेल होगा, तो ऐसी चीज़ आपको कभी प्रोवाइड नहीं करनी है। देखो पूरा क्रैक से बन चुका है। तो एज ए सिविल इंजीनियर ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी आपको कॉलम प्रोवाइड करना है। अगली जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप सीखने वाले हो, जो है स्टील के रिलेटेड है कि ये देखो जो लैपिंग होती है, एक ही जगह पे लैप प्रोवाइड किया है, सारे लैप एक जगह पे प्रोवाइड किए हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपको ये लैप जो रहते हैं अल्टरनेट देने हैं, मतलब कुछ लैप आगे पीछे होने चाहिए। मतलब जहाँ 3 सरिया आप देख रहे हो, 2 सरियों का आप जो बाहर वाले 2 सरिये उनका एक जगह पे दे दो, बीच का जो सरिया थोड़ा आगे लैप देते। तो लैप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर लैप आपने एक जगह पे दिया, वहाँ पे लोड आया तो फेलियर सबसे ज़्यादा वहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको लैप हमेशा अल्टरनेट करना है। 50D आपको लैप रहेगा, जैसे ये 16 का सरिया आप सामने आप देख रहे हो, तो 800 mm लैप आपका होना चाहिए एक दूसरे पे, और इसमें जॉगल नहीं किया गया, डायरेक्ट लैप प्रोवाइड किया। ये भी चलो जॉगल नहीं भी प्रोवाइड करो, लेकिन आपको लैप अल्टरनेट प्रोवाइड करना है, ये हमेशा ध्यान देना। अगर आपको वीडियो चाहिए कि लैप बीम में कहाँ पे कौन सा सेफ जोन रहता है प्रोवाइड करना, तो वो वीडियो मैं ले आऊँगा, आपको बस उसके लिए कमेंट करना है। बाकी ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अगली मिस्टेक बोल लो या नॉलेज की तरफ बढ़ने वाले जो इंटरव्यू क्वेश्चन में होता है, लैपिंग का आपको नॉलेज आ गया। अब अगली गलती है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सामने आप देख रहे हो स्लैब के जो बीम है उनका सरिया बांधा जा रहा है, और इसमें एक गलती मेरे को देखने को मिली जो इसकी डेवलपमेंट लेंथ थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, जहाँ हमारे जंक्शन बनते हैं कॉलम और बीम का, तो वहाँ पे हम एक एंकरेज देते हैं किसी चीज़ को, मतलब जो सरिया होगा वो पकड़ के रखे, उसका L होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, L नहीं प्रोवाइड किया गया, डायरेक्ट जो सरिया है उसको रख दिया गया, कट कर दिया गया। ये किया क्यों जाता है, ये किया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ है क्या। ये किया इसलिए जाता है कि ईजिली सरिया बांधे। जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं स्टील के, वो ये सब चीज़ें करते हैं कि उनका टाइम वेस्ट नहीं हो, डायरेक्ट सरिया वो बांध सके। आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये तीनों सरिये जो हैं इनका L होना चाहिए था आगे, मतलब इसको बेंड होना चाहिए था आगे से, ये डायरेक्ट यहाँ खत्म कर दिया, इनको काट दिया गया। यहाँ पे L प्रोवाइड किया होता तो ये आपको एंकरेज देता, अगर लोड आता तो ये सरिया दो बीम के कॉलम के सरिये को पकड़ के रखता, स्लिप नहीं होता। अब यहाँ पे कुछ है तो है नहीं, तो ये फेल हो सकता है फ्यूचर में जाके। तो आपको यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है।